जाग कर उस नायाब मस्जिद के नमूने को आखिरी शक्ल दी जिसकी मिसाल पूरे मुल्क में कहीं मौजूद नहीं थी। वह नमूना दिखने में निहायत ही सादा था, मगर उसकी बनावट में एक ऐसा रूहानी सुकून मौजूद था जो हर मुश्किल से मुश्किल इंसान का दिल पिघला सकता था। हसन ने उस नमूने को मुकम्मल करने के बाद उसे एक साफ कपड़े में लपेटा और अल्लाह का बेइंतहा शुक्र अदा किया। अब वक्त आ गया था कि हसन यह नायाब नमूना लेकर शहर वापस जाए और जालिमों को यह साबित कर दे कि अल्लाह का दिया हुआ फन कोई इंसान नहीं चुरा सकता। दूसरी तरफ वादी संग शहर में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। हाशिम ताजिर ने हसन का चुराया हुआ नक्शा बादशाह के दरबार में पेश कर दिया था। बादशाह उस पाकीज़ा नक्शे को देखकर इतना मुतासिर हुआ कि उसने फौरन हाशिम को मुल्क का सबसे बड़ा मेमार मुकर्रर कर दिया और उसे बहुत सी दौलत अता की। मगर बादशाह ने हाशिम के सामने एक शर्त रख दी थी। बादशाह ने कहा था कि इस नक्शे की हकीकी खूबसूरती को साबित करने के लिए हाशिम को सबसे पहले मस्जिद का मरकजी गुंबद और मेहराब दरबार के सामने तामीर करके दिखाना होगा। हाशिम ने निहायत ही गुरूर के साथ बादशाह की यह शर्त कबूल कर ली थी, क्योंकि उसे लगता था कि नक्शा उसके पास है तो वह आसानी से उसे तामीर भी कर लेगा। हाशिम ने अपने कारखाने के तमाम कारीगरों को बुला लिया और दुनिया के सबसे महंगे पत्थर मंगवाए। कई महीनों तक हाशिम के कारीगर दिन रात उस गुंबद और मेहराब को तामीर करने में लगे रहे, मगर जब वह तामीर मुकम्मल हुई तो उसमें वह रूहानी कशिश और वह पाकीज़गी बिल्कुल मौजूद नहीं थी जो उस कागज के नक्शे में झलक रही थी। वह सिर्फ कुछ कीमती पत्थरों का एक बेजान ढांचा लग रहा था। हाशिम बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की, मगर उसके कारीगर उस नक्शे की असल रूह को पत्थरों में नहीं उतार सके। बादशाह ने जब उस तामीर को देखा तो वह मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया। बादशाह ने हाशिम से निहायत ही सख्त लहजे में कहा कि ऐ ताजिर, तुम्हारे नक्शे में जो नूर और जो इखलास मौजूद था वह तुम्हारी इस तामीर में मुकम्मल तौर पर गायब है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यह नक्शा तुमने नहीं बनाया, बल्कि तुमने किसी और का फन चुराया है। हाशिम खौफ के मारे कांपने लगा और उसने हकलाते हुए बादशाह को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह उसी का कमाल है, मगर बादशाह का दिल मुतमिन नहीं हो रहा था। बादशाह ने हाशिम को सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत दी और कहा कि अगर इस मुद्दत में तुमने उस नक्शे के मुताबिक रूहानी मेहराब तामीर नहीं की तो तुम्हारी सारी दौलत जब्त कर ली जाएगी और तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। हाशिम का गुरूर मुकम्मल तौर पर खाक में मिल चुका था और उसे अपनी बर्बादी साफ नजर आ रही थी। पूरे शहर में एक अजीब सी मायूसी और खामोशी छा गई थी। हाशिम के कारीगर मुकम्मल तौर पर हार मान चुके थे, क्योंकि वह जानते थे कि जिस इंसान ने यह नक्शा बनाया है सिर्फ वही इसे पत्थरों में तराश सकता है। हाशिम को उस वक्त हसन की बहुत याद आई, मगर वह हसन को शहर से बाहर फेंकवा चुका था और उसे यकीन था कि हसन अब तक किसी जंगली जानवर का शिकार हो चुका होगा। हाशिम रातों को जागता रहता और उसे अपना जुल्म याद आकर डराता रहता था। 1 हफ्ते की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी थी और मुल्क का बादशाह अपने दरबार में निहायत ही जलाल के साथ बैठा हुआ था। हाशिम अपने नौकरों के साथ दरबार की अगली सफ में सर झुकाए खड़ा था। उसका चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। बादशाह ने निहायत ही गुस्से से भरे लहजे में कहा कि ऐ मक्कार, ताजिर, तुम्हारी मोहलत खत्म हो चुकी है और तुमने मुल्क के खजाने का बहुत नुकसान किया है। हाशिम रोते हुए बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। पूरे दरबार में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था और कोई भी इंसान अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी दरबार के बड़े दरवाजे पर एक बहुत ही पुरवकार और रोबदार आवाज गूंजी, रुक जाइए ऐ बादशाह सलामत, अल्लाह के घर की तामीर अभी मुकम्मल नहीं हुई है। तमाम दरबारियों ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाजे पर हसन खड़ा था। हसन ने अपना वही सादा और फटा हुआ लिबास पहना हुआ था, मगर उसके चेहरे पर सच्चाई और पाकीज़गी का एक ऐसा नूर था जो पूरे दरबार को रोशन कर रहा था। हाशिम हसन को वहां देखकर बुरी तरह घबरा गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाशिम को यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे उसने मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया था वह दोबारा इतनी हिम्मत के साथ दरबार में कैसे आ गया। हाशिम ने फौरन बादशाह से कहा कि हुजूर, यह नौजवान एक पागल और झूठा मजदूर है, इसे फौरन दरबार से बाहर फेंक दिया जाए। मगर बादशाह एक बहुत ही अक्लमंद इंसान था और उसने हसन की आंखों में फन की एक ऐसी चमक देखी जिसने उसे मुतासिर कर दिया था। बादशाह ने हसन को आगे आने का हुक्म दिया। हसन बिना किसी खौफ के दरबार के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि वह खूबसूरत जिन्नजादी उसके आसपास मौजूद है और उसे हिम्मत दे रही है। हसन ने निहायत ही अदब से बादशाह को सलाम किया
और कहा कि ए बादशाह सलामत, मेरे पास कोई कीमती लिबास या दौलत नहीं है, मगर मेरे पास जो फन मौजूद है वह अल्लाह के जिक्र और मुसलसल रियाजत का नतीजा है। हसन ने अपने हाथों में मौजूद उस सादे कपड़े को खोला और वह नायाब पत्थरों से बना हुआ मस्जिद का नमूना पूरे दरबार के सामने पेश कर दिया, जो उसने उस खौफनाक वीराने की गार में मुकम्मल किया था। जैसे ही वह नायाब नमूना दरबार के बीच में लाया गया, उसकी पाकीज़ा खुशबू और नूरानी चमक पूरे महल में फैलने लगी। उस नमूने में एक ऐसा रूहानी असर था जिसने वहां मौजूद हर इंसान के दिल की तमाम उलझनों को एक पल में खत्म कर दिया। वह नमूना अपनी ही एक रोशनी से चमक रहा था और उसकी तराश खराश में कोई भी दुनियावी दिखावा मौजूद नहीं था। बादशाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उसने निहायत ही हैरत और एहतराम के साथ उस सादा नमूने को अपने हाथों में लिया। जैसे ही बादशाह के हाथों ने उस पत्थर को छुआ, उसे एक अजीब सा सुकून और ठंडक महसूस हुई जो दुनिया के किसी भी खजाने में मौजूद नहीं थी। बादशाह ने हसन की तरफ देखकर कहा कि ए नौजवान, तुमने यह नायाब पत्थर कहां से हासिल किए हैं और तुम्हारे पास इतना रूहानी फन कहां से आया है जिसने मेरे दिल को मुकम्मल तौर पर मोह लिया है। हसन ने निहायत ही आजिजी से अपनी नजरें झुकाकर जवाब दिया कि ए मोहतरम, यह कोई बड़े फनकार का कमाल नहीं है, बल्कि यह उस सब्र और इखलास का नतीजा है जो अल्लाह अपने नेक बंदों को अता करता है। हसन ने उस मगरूर हाशिम की तरफ देखा और निहायत ही पुरवकार लहजे में कहा कि ए बादशाह सलामत, जो नक्शा इस ताजिर ने आपको पेश किया था वह इसने अपने हाथों से नहीं बनाया, बल्कि रात के अंधेरे में मेरी झोपड़ी से चुराया था। हाशिम का चेहरा खौफ से बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और उसे अपनी बर्बादी साफ नजर आ रही थी। पूरे दरबार में एक अजीब सी हलचल मच गई और तमाम वजीर हैरत से हसन की तरफ देखने लगे। हाशिम ने हकलाते हुए खुद को बचाने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उसे सख्त लहजे में खामोश करवा दिया। बादशाह जान चुका था कि हसन के सादा और पाकीज़ा नमूने के सामने हाशिम की सारी दौलत और उसका झूठा गुरूर मुकम्मल तौर पर बेजान और बेमानी है। सच्चाई मुकम्मल तौर पर गालिब आ चुकी थी, मगर अभी उस खौफनाक साजिश का मुकम्मल तौर पर बेनकाब होना बाकी था जिसने हसन को शहर से बेदखल कर दिया था। बादशाह ने निहायत ही हैरत और एहतराम के साथ उस रूहानी नमूने को अपने हाथों में थाम रखा था। पूरे दरबार में एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। हसन के हाथों तराशे गए उन नायाब पत्थरों से निकलने वाला नूर महल के दीवार को मुनव्वर कर रहा था। बादशाह ने हाशिम की तरफ निहायत ही जलाल भरी नजरों से देखा और कड़क कर पूछा कि ऐ हाशिम, अगर यह नक्शा तेरा था तो तू इन पत्थरों में वह रूह क्यों ना फूंक सका जो इस नौजवान के मामूली से नमूने में नजर आ रही है। हाशिम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह खौफ के मारे कांप रहा था और उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। हसन ने निहायत ही सब्र और वकार के साथ काजी और बादशाह के सामने अपनी पूरी दास्तान बयान की। उसने बताया कि कैसे हाशिम ने उसकी जायदाद और उसके वालिद के कारखाने पर कब्जा किया और फिर उस रात उसकी मेहनत का नक्शा चुराकर उसे जान से मारने की कोशिश की। हसन ने उन लोहे की सलाखों के निशान भी दिखाए जो हाशिम ने उसके हाथों पर मारे थे, ताकि वह दोबारा कभी पत्थर ना तराश सके। हसन की दास्तान सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का गुस्सा अब आसमान को छू रहा था। उसने फौरन उन गुंडों को पेश करने का हुक्म दिया जिन्होंने हसन को शहर से बाहर फेंकवाया था। मुहाफिज उन गुंडों को दरबार में ले आए और जैसे ही बादशाह ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली, वह जालिम डर के मारे फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने पूरे दरबार के सामने यह इकरार कर लिया कि हाशिम ने उन्हें बहुत सी अशरफियां देकर हसन का हाथ तोड़ने और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ने का हुक्म दिया था। सच्चाई अब सूरज की तरह रोशन हो चुकी थी। बादशाह ने अपना शाही डंडा जमीन पर पटका और अपना फैसला सुनाया। बादशाह ने हुक्म दिया कि हाशिम की तमाम दौलत, उसकी हवेली और वह तामीराती कारखाना जो उसने धोखे से हासिल किया था फौरन जब्त कर लिया जाए और वह सब हसन के हवाले कर दिया जाए। बादशाह ने हाशिम को मुकम्मल तौर पर रुस्वा करते हुए हुक्म दिया कि इसके सर के बाल मूंड दिए जाएं और इसे उसी वीरान जंगल के खंडहर में हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए जहां इसने हसन को मरने के लिए छोड़ा था। हाशिम रोता रहा और रहम की भीख मांगता रहा, मगर इंसाफ की तराजू में उसका जुल्म बहुत भारी था। मुहाफिज उसे जंजीरों में जकड़कर दरबार से बाहर ले गए और शहर के तमाम लोग उस पर लानत भेजने लगे। जालिम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और बेईमानी की इमारत कभी टिक नहीं सकती। बादशाह ने हसन को अपने गले से लगा लिया
और उसे मुल्क का सुल्तान ए मेमार यानी तामीरात का सबसे बड़ा